नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति हावी हो गई? क्या नारी वंदन बिल को रोककर विपक्ष ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया है? इन्हीं सवालों के साथ भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब मातृशक्ति खुलकर मैदान में उतर चुकी है। लोकसभा में नारी वंदन बिल पास न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद, महिला विधायक और महिला पदाधिकारी लगातार आक्रोश में दिखाई दे रही हैं। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया है। भाजपा का कहना है कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण को लेकर जो समर्थन दिखाया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2026 में लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नया प्रावधान लाया गया। लेकिन भाजपा के अलावा अन्य दलों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका। इस मुद्दे को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। महिला नेताओं ने कहा कि विपक्ष ने केवल राजनीति की है, जबकि भाजपा महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव, 2027 के 5 राज्यों के चुनाव और भविष्य के लोकसभा चुनाव में मातृशक्ति विपक्ष को इसका जवाब देगी। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा कार्यालय में एक नारी वंदनीय बिल जो लोकसभा में पेश होना था, पेश हुआ भी, लेकिन विपक्ष के कारणों से वह बिल गिर गया, वह बिल पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर महिलाओं में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। तो उसी की जानकारी लेने के लिए हम भाजपा जिला कार्यालय में उपस्थित हैं। मैम से जानकारी लेंगे उस नारी वंदनीय बिल को लेकर, जिसको लेकर महिलाओं में उत्साह था, उमंग थी कि अब महिलाओं को एक संपूर्ण राजनीति करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर महिलाएं उससे वंचित रह गई, तो उसी की जानकारी लेने के लिए हम उपस्थित हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लता गुप्ता है। मैं भाजपा प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। मैम, नारी वंदनीय एक ऐसा बिल जिसको लेकर महिलाओं में उत्साह था कि महिलाओं को संपूर्ण राजनीति करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन शायद विपक्ष की कुछ ऐसी मंशा थी जिसको लेकर एक बार फिर महिलाओं को अपने इस कदम से वंचित होना था। निश्चित तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम मात्र एक कानून नहीं है, यह भारत की हर एक बेटी के सपनों को पंख देने का संकल्प था मोदी जी का। और दूसरी तरफ विपक्ष ने इस नारी शक्ति वंदन, जो कि एक महिलाओं का सम्मान और अधिकार का जहां पर सवाल उठ रहा था, वहां उसको राजनीति से ऊपर रखा। आप ये देखिए कि किस प्रकार से देश की आधी आबादी जो ललायत थी विधानसभा में और संसद जाने के लिए, हमारा जो विपक्ष जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, इन पार्टियों के लीडर्स को सिर्फ अपने घर की महिला, अपनी बहन, बेटी, बहू यही दिखाई देती है। मैम, एक सवाल और है। जिस तरह से टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला है, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला है, उन्होंने भी महिलाओं के हितों को नहीं देखा और अपनी राजनीति की एक ओछी राजनीति, अगर हमें से कहें तो गलत नहीं हो, उसको लेकर लगातार महिलाओं पर वार किया। मैंने आपको बताया ना, वो सीधे तौर पर इस विषय को उलझाने में लगे हुए थे कि भाई इसको ऐसे करो, इसको 850 सीटों पर इनको क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति आगे आएगी, वो भाजपा की भी आएगी, वो टीएमसी की भी आएगी, वो कांग्रेस की भी आएगी। जहां महिला नेतृत्व करेगी, जहां नेता बनेगी, वो निश्चित तौर पर वही पार्टी की नेता संसद और विधानसभाओं में पहुंचेगी। इनको कष्ट क्या है? क्यों? क्योंकि ये सीमित रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो है, वो चाहती है कि ममता ही मुख्यमंत्री बनती रहे, कोई दूसरी नेता आगे बढ़े ही ना। या तो उनकी जो गिनी चुनी जो 4, 6, 8, 10 बहनें हैं, वही परिवार आगे बढ़ता रहे, वो समाज की महिला शक्ति आगे आए। इसके लिए यह बिल निश्चित तौर पर देश की पूरी महिलाओं के हित का था। इसमें कोई बीजेपी का हित और इसमें कोई नहीं, इसमें सिर्फ महिला शक्ति के फेवर का ये बिल था, जो मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए लाया गया था, जिसको कि इन्होंने संसद में जान कर नकारा। आपने इसको देखा। नारी वंदनीय अधिनियम को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि महिला शक्ति जो उमंग में भरी हुई थी, उत्साहित थी कि अब महिलाओं को संपूर्ण राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष के तानाशाही रवैये के चलते महिलाओं को यह कार्य नहीं मिला, संपूर्ण रूप से फिलहाल में राजनीति करने का मौका नहीं मिला। जो 33% आरक्षण का नारी वंदनीय अधिनियम बिल
लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष की ओछी राजनीति के चलते वह बिल पास नहीं हो पाए। इसी को लेकर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा कार्यालय पर उपस्थित हैं। मातृशक्ति से जानकारी लेंगे, हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अगला कदम क्या होगा और वह विपक्ष की इस ओछी राजनीति को किस रूप में देखती हैं। मैं सारिका जैन मंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश भाजपा में और उत्तर पूर्वी जिले की सह प्रभारी भी हूँ। इस नाते आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और बहुत ही दुखद विषय है कि महिलाओं को जिस तरह से अपमान सहन करना पड़ रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, संसद में टेबल बजाकर ठहाके मारकर महिलाओं पे हंसना, कितनी बुरी तरह से महिलाएं अपमानित हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब बेटियों की आवाज उठाई, जब महिलाओं की आवाज उठाई, उनको आगे रखने की बात करी, पंचायत से उठाकर संसद में नीति बनाने की बात की, उस समय वो लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा हो, महिलाएं हमारी आगे बढ़े। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, राजनीति में क्यों नहीं। आज विदेशों में देखो, जो महिलाओं का राजनीति में एक इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं 40% है, कहीं 50% है और कहीं 60% है। फिर इंडिया बैकवर्ड क्यों रहे, इंडिया क्यों नहीं आगे आए। आप देखिए, जब भी एक महिला घर का पिलर होती है और महिला बहुत उतार चढ़ाव देखती है, रियलिटी में अपने घर में वो बहुत उतार चढ़ाव देखती है, पति की बात सुनती है, बड़े लोगों की बात सुनती है, कहीं ना कहीं पूरा दिन पूरा टाइम उसने एक यहाँ तक पॉलिश होकर आती है और उसे निर्णय लेने की बहुत अच्छी शक्ति क्षमता होती है। अगर प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण आज महिलाओं का नेतृत्व जब दिलाने की बात करी, जब नीतियां बनाने की बात करी कि महिलाएं भी संसद में नीतियां बना सके, वो भी पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, तो विपक्षी पार्टी को वो हजम नहीं हुआ। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमके हो, डीएमके हो या कोई भी अन्य पार्टी हो। सरकार जी, एक सवाल और है। देखा गया कि विपक्ष एक सबूत और छोड़ रहा कि हमने 2023 में ही महिला बिल को समर्थन दे दिया था। उसे मातृशक्ति किस रूप में देखती है? अगर 2023 में समर्थन दे दिया तो अब उनका बिल को समर्थन क्यों नहीं था? देखिए, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उन्हें लटकाने झटकाने की बात, मतलब कोई भी चीज में रोड़ा अटकाने की बात वो लोग करते रहते हैं। आज जैसे वो कह रहे हैं हमने तो समर्थन दे दिया था, भाई अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? 543 सीटें अगर 850 करना चाहते हैं, पहले की जनसंख्या कम थी और अब की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर उस क्षेत्रफल को बांटना चाहते हैं, उस तरह से वो परिसीमन करना चाहते हैं, तो दूसरी पार्टियों को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं महिलाओं का नेतृत्व करने देना चाहते हैं? अब वो तरह तरह के दलीलें निकाल कर ला रहे हैं ताकि महिलाएं संसद तक ना पहुंचे, क्योंकि उनकी घर की महिलाओं की ही वैल्यू है, बाकी महिलाओं की तो उनके नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है। तब एक सवाल और लेंगे। शहरी क्षेत्रों में तो पार्टी अपने स्तर पर कार्य कर रही है, विपक्ष की जो ओछी राजनीति विपक्ष ने की उसको घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देहात क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में अपने इस कदम को पार्टी कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि मातृशक्ति का कहीं ना कहीं अगर रूरल क्षेत्र से वर्चस्व है, शहरी क्षेत्रों से भी वर्चस्व है, तो रूरल क्षेत्रों से भी वर्चस्व है। देखिए, आज टेक्निक इतनी मजबूत हो गई है कि गांव में भी वो बात पहुंचती है जो शहरों में भी है। आज हमारी गांव की बेटियां भी बहुत सक्षम है। ड्रोन दीदी और मुद्रा लोन, शौचालय, इतनी सारी योजनाएं जब मोदी जी ने दी हैं, तो क्या वो नहीं सक्षम होगी? क्या उनको नहीं समझ में आएगा कि राजनीति क्या होती है? आज गांव की महिलाएं भी संसद तक पहुंचना चाहती हैं। खाली वो पार्लियामेंट खाली वो पंचायत तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो संसद तक आना चाहती है ताकि अपने अधिकारों की बात कर सके। क्योंकि महिलाएं गांव में एक अलग टाइप का जीवन व्यतीत करती हैं और शहरों की महिलाओं में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो भी चाहती है कि हम संसद में आके नीतियों में बैठें, कि उनको अनुभव है अपनी जिंदगी का, अपनी एक लंबा अरसा उन्होंने काटा है महिला बनके, तो वो निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकती हैं। तो इसीलिए गांव और शहर का कोई अंतर नहीं रह गया आज की डेट में। नेहा उप्रेती जिले में मंत्री हूँ और इस कार्यक्रम की संयोजक भी हूँ। मैम, एक सवाल है। महिलाओं को समाज को जोड़ने का, जैसे परिवार जोड़ती है वैसे समाज को जोड़ने का अनुभव होता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की यही दूरदृष्टि थी कि अगर महिलाएं संसद में आएंगी, 33% आरक्षण मिलेगा, तो समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, समाज को जोड़ने का कार्य जो मोदी जी का सपना था, उस सपने पे कहीं ना कहीं सैन डालने की अगर कोशिश करी है, वो विपक्ष ने की है। आज गांव देहात में, अभी आपने एक सवाल किया कि गांव देहात में महिलाएं पीछे हैं। गांव देहात में अब की बार ऐसा, मैं खुद भी गांव से आती हूँ, अब की बार ज्यादातर प्रधान जो हैं वो महिलाएं चुनी गई हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधान बनाने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं को एमसीडी का टिकट मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे एमसीडी में तो है ही हमारे पास 50% का, उसके बाद विधानसभा की टिकट मिलती, फिर उसके बाद संसद की।
तो संसद तक पहुंचाने का काम में जो सेंध डालने का काम किया वो तो विपक्ष ने कर दिया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो सेंध मारने का काम जो किया है विपक्ष में, उसका करारा जवाब हम आने वाले टाइम पे देंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। आने वाले टाइम पे महिलाएं जमीन पे उतरेंगी और इसका हर तरफ से विरोध होगा और नारी शक्ति एकजुट होकर दूल्हे से लेकर संसद तक पहुंचने का जो सपना है वो मोदी जी का वो पूरा करेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर या नारी बंदनी अधिनियम को लेकर लगातार विपक्ष ने जो ओछी राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर बात कर रही है। महिला आक्रोश में है। महिला क्या 2027-2029 से आने वाले चुनावों में इसका जवाब विपक्ष को देगी? जी बिल्कुल आने वाले समय में जो है विपक्ष को इसका जो है करारा हार के रूप में देखना होगा। आने वाले समय में भी जो अभी जो तमिलनाडु में जो चुनाव है, चाहे वेस्ट बंगाल में है, तो इसका सीधा असर वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमने 2023 में समर्थन किया, एक तरफ 2036 में उसी बिल का विरोध कर रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है 2023 में जो है पारित किया गया था, वो भी सर्वसम्मति से। लेकिन जब अभी पिछले हफ्ते इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो विपक्ष ने जाके 2/3 बहुमत ना होने की वजह से एंटी वोट किया, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। तो जाहिर सी बात है, और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने जश्न और खुशी बनाई, बहुत ही शर्मनाक घटना थी। मंशा दिखाई है और वो आगे भी इस तरह के कार्य करने वाले रहेंगे, क्योंकि जब सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान मिलेगा भी नहीं। नारी आपको सम्मान देती है, वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही है और राजनीति में क्षेत्र में भी आगे आना उसका अधिकार बनता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ठोस कदम उठाया और ऐतिहासिक कदम उठाया। वो चाहते हैं कि भारतीय महिलाएं आगे आकर और जो ऐसी नीति निर्धारित करें ताकि समाज में जो विकास कार्य हैं, जो देश का गौरव है, वो आगे बढ़े और देश के गौरव के लिए इतिहास में भी भारतीय नारी पूजनीय रही है। इस नारी अधिनियम बिल के नारी शक्ति अधिनियम बिल का जो उन्होंने गिराया है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने, तो इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में नहीं, अभी भी आज महिलाओं में बहुत जोश है। वो इस बात से बहुत खुश थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वो सम्मान देने का कोशिश की और उसके लिए उन्होंने पूरा संगठन को साथ लगाया। आज हम जगह जगह मतलब आज हम यहाँ पर बैठकर यही बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान में उनके कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम जनता की उन 50% महिलाओं की आवाज बने हुए हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और समाज के लिए जो बेहतर हो सके, अपनी सोच के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ वो समाज को एक नई दिशा दे सके। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हम महिलाएं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हैं। आने वाले समय में सभी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और एक ना एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भरोसा है कि नारियों को अधिकार दिलवा कर रहेंगे और मैं भी और हम सब पूरी टीम इसमें समाज की उन महिलाओं के साथ है जो एक उम्मीद के साथ उस दिन उस हाउस में गई थी, उस सदन में गई थी और सभी को बड़ी उम्मीद लग रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो नारी के सम्मान के लिए अधिनियम लेके आए हैं उसे पास होना ही चाहिए था। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कांग्रेस और अन्य समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, इन सब ने उस बिल को गिराकर अपनी मंशा को जाहिर किया है। लेकिन आपको एक और भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम सब महिलाएं उस बिल के साथ खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की के साथ खड़े हैं, माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हम उन हजारों लाखों महिलाओं के साथ खड़े हैं जिनको ये अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भारत की हर एक नारी एक छोटी सी जगह से लेकर हम लोग बिल्कुल मामूली सी जगह से आए हैं और हमारी ये उम्मीद थी कि हम भी कभी संसद में जाएंगे। तो जो उस उम्मीद पे पानी फेरने का काम विपक्ष ने किया है, हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नारी शक्ति एकजुट होकर मैदान में उतरेगी। जब राक्षसों का वध करना होता है तो चंडी रूप धारण करना होता है। हर एक नारी में चंडी रूप धारण होगा और इस बिल को पास करना पड़ेगा और हमें अपने मोदी जी पे बहुत
विश्वास है कि ये नारी शक्ति अधिनियम बिल पास भी होगा और आपके मध्य में एक दिन भारतीय नारी, हर घर से एक नारी संसद तक पहुंचेगी जरूर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। की जो पार्टियां हैं जो घोर विरोधी है इस चीज का, उनका पूरी तरह से विरोध करेंगी। और पहला ट्रेलर तो अभी मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल में बहुत जल्दी 4 मई को आपको देखने मिलेगा, जहां ममता बहन ने उनको अपने बंधन में रखा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पश्चिमी बंगाल की जो दयनीय स्थिति है उससे बहनें बाहर आएंगी। सबसे पहला इनकलाब तो वहीं से शुरू होगा। क्या कहना चाहती है मनीषा? बिल्कुल सही कहा हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति चौधरी ने, क्योंकि टीएमसी और डीएमके ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया। कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं का केवल एक हक नहीं है, ये बात है देश के समग्र विकास की। यदि देश का विकास करना है, विकसित भारत की कल्पना यदि हम 2047 की लेके चल रहे हैं, तो कानून बनाने के निर्णय में हमें महिलाओं को लेके आना पड़ेगा। जब तक नारी देश के लिए कानून बनाएगी नहीं संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, तब तक इस देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। तो जिन 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 पार्टियों ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, इसका मतलब उन्होंने देश के विकास का विरोध किया, क्योंकि नारी शक्ति वंदन नियम महिलाओं को संसद में लाकर देश के लिए कानून बनाने का उनका हक दे रहेगी, जो कि डीएमके और टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। तो मैं जो ये महिलाएं इन पार्टियों में भी है उनसे भी कहना चाहती हूँ, यदि ये पार्टियां महिलाओं के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो आपके लिए कैसे खड़ी होगी? धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि पिछले हफ्ते जो है बिल पास होना था, लेकिन विपक्ष की पार्टियों द्वारा 2/3 बहुमत ना होने की वजह से पारित नहीं हो पाया। और जिस प्रकार इन लोगों ने जश्न मनाए, बहुत ही शर्मनाक था। साथ ही साथ जो परिसीमन और सेंसस को इन्होंने इंटरलिंक किया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। इससे पहले भी जो है 4 बार परिसीमन हुआ कि यह संवैधानिक था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो जो परिसीमन है वो 543 सीट को बढ़ाने के लिए था, मतलब 850 करने के लिए, क्योंकि जो 1971 का सेंसस था तब ये सीटें निर्धारित की गई थी। और अब ये जो सीटें जो बढ़ी, तो जाहिर सी बात है हमारी महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो अभी हमने देखा कि किसने हमारे समर्थन में लड़ाई की और किसने हमारे हक को कुचलने के लिए काम किया, तो हम इसका पूरा जो है विरोध करते हैं विपक्ष का, चाहे टीएमसी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे डीएमके हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार का हनन किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आप एक बार दीपक जी, सभी दीदी कह रही है कोई तो मतलब संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी संसद के अंदर जी। अगर संख्या 543 से बढ़ाकर 800 कुछ कर दी जाती है जी, और वही 33% आरक्षण की बात हम महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो बात तो फिर वही आ गई। अगर 33% 543 महिलाओं को दी जाए तभी तो आधे से ज्यादा महिला वहां पहुंचेगी। अगर 800 सीट कर दी जाएंगी तो फिर उतनी महिला फिर पहुंचेगी जितनी अब पहुंच रही है। नहीं देखिए, वो तो रेशो में ही होगा 33%। अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उसी में से 33% दिया है, इसमें बहनों की संख्या बढ़नी तय थी। और कुछ लाख पॉपुलेशन पे हमारी सीट बनती है लोकसभा की। जैसे दीदी ने बताया कि 1971 में ये बनाई गई तो 543 थी। अब पॉपुलेशन लगभग 3 गुना हो गई है, तो सीटें भी लगभग 3 गुना होनी चाहिए लोकसभा की। लेकिन जिस प्रकार से प्लस माइनस होना है, कुछ जगह बहुत कम संख्या की सीटें थी, तो उसको होने की वजह से वो जो 850 हमारी संख्या बैठ रही है, तो संख्या में उसी में से मिलता। तो लोगों ने जो विरोध किया वो उनको इसलिए लगा कि जो छोटे राज्यों में परसेंटेज कम पड़ेगी सीटों की, तो उनको इसलिए दुख हो रहा था, तो इसी वजह से वो विरोध कर रहे थे। आधी महिलाओं की आधी संख्या की बात आप कर रहे हैं कि जो भारत की आधी संख्या है महिला, क्या ओबीसी वो आधी संख्या में नहीं आती जो इस बिल में उनको नहीं रखा गया? देखिए सभी महिलाएं महिला, तो आप महिलाओं को बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ सवाल है महिला आरक्षण का। आप आरक्षण में आरक्षण की बात करने लगे। पहले महिला आरक्षण की जो हम बात करते हैं, और निश्चित तौर पर एक महिला यदि बढ़ती है समाज की, वो किसी भी वर्ग से हो, उसने एक विकास का ही काम करना है, चाहे वो किसी भी समाज से आती हो। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली लड़ाई है हमारी आरक्षण की। आरक्षण है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां पहुंचे संसद में, विधानसभाओं में, तो बात वहां आती है। अगर आप ये तो
बहाने हैं कि कभी परसीमन पर, तो कभी जनगणना पर, तो कभी जातिगत पर, तो कभी इस पर। तो सीधे सीधे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं देश के अंदर दी है महिला आधारित, चाहे वो आपकी उज्ज्वला है या मातृवंदन है, वो कोई ओबीसी को मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी या उसको उतनी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। देश की पूरी आबादी महिला शक्ति उसका लाभ उठा रही है। ऐसे ही देश की पूरी आबादी इस 33% आरक्षण का लाभ उठाएगी। तो जो इसके अंदर एससी और एसटी को जो सब आरक्षण दिया गया है, तो फिर उनको अलग से क्यों कोटा दिया गया है? तो सबको बराबर रखना चाहिए था। किसको कोटा दिया गया? एससी और एसटी को कहाँ पर दिया गया? ये बात अभी महिला आरक्षण की है। आप फिर वही सवाल को आप खुद उलझ रहे हैं। आपको खुद इस बात है महिला आरक्षण की, आप कोटे में कोटे की बात करने लगे, आरक्षण में आरक्षण की। अभी हम एक आरक्षण की बात करें ना, महिलाओं को तो प्रतिनिधित्व मिले, उसके बाद आगे की बात है। पहले एक लड़ाई हो, उसके बाद आगे की। हमें अगर ऐसा महसूस होगा तो आगे समाज जो भी हमारे प्रतिनिधि तय करेंगे वो होगा, लेकिन पहले सवाल है महिला आरक्षण। चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लाया गया विधेयक। नहीं, देखिए ये तो बहुत समय से लंबित था। तो 5 स्टेट क्या, उससे भी पहले कई स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, हम चाहते तो तब भी ला सकते थे इसको, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण से पार्टी ने हमारी मना नहीं किया है, लेकिन उसकी एक कैलकुलेशंस, उसका जो सब्जेक्ट है वो समय आने पर है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे निकायों में और हर एक में देते हैं, ओबीसी को भी दिया जाता है, तो आने वाले समय में वो भी तय रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि पहले एक महिलाओं की तरफ बढ़ाया हुआ कदम आगे बढ़ जाए, उसके बाद उस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा जो उसमें है। क्योंकि अभी ओबीसी के लिए जिस तरीके से है वो एक जिसे कहते हैं संविधान में तय नहीं है, तो उसमें एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा संभव। एक सवाल आपने पूछा था, उसका जवाब शायद हम देना चाहते हैं। हाँ, वो लता जी ने दे दिया है जवाब। वही है कि पहले महिला आरक्षण तो पास हो जाए, सब कुछ उसी में इंक्लूड है। महिला का नेतृत्व अगर संसद में नहीं पहुंचेगा तो फिर आवाज कैसे उठाएंगी महिलाएं? जब महिलाएं पंचायत में हैं तो संसद में क्यों नहीं? सवाल तो यही होता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने तो पंचायत में या हम निगम पार्षद जब बनती है तो हम उसमें 50% देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारी नीतियां बनती हैं, घर में भी अगर प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर बेटा और बाप बैठ के कोई डिसीजन लेते हैं तो माता को या बहन बेटियों को ये बोल दिया जाता है जाओ आप अपना काम करो। तो बात यहीं पर आती है कि संसद में क्यों ना जाए महिलाएं, क्यों अपने हक की बात नहीं करे? अगर वो पंचायत में है तो संसद में बैठकर नीतियां बनाने का भी अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। 33% की बात जो रिजर्वेशन की बात है वो महिलाओं के हित में बात है, और इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से बाद की बात नहीं है। ये अमेंडमेंट होना ही था और अमेंडमेंट होना भी चाहिए। संसद में भी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा उनको स्पष्ट रूप से बताया कि किस वजह से, पूरा संतुष्ट किया, हर क्वेश्चन का 2 दिन तक जवाब दिया। इसके बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाए, क्योंकि उनकी मानसिकता ही रोड़े अटकाने की है, बिल पास करने की है कि नहीं। ताने का काम किया है कांग्रेस प्लस जो अदर पार्टीज है, स्टेट डिविजनल पार्टीज है, उन सभी को कैसे एक्सपोज करना है प्रेस वार्ता के माध्यम से हमें नारी शक्ति ने भी बताया है। और इस प्रेस वार्ता में आप लोग आए हैं, आप लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, और प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो अपोजिशन ने किया है, जो महिलाओं का बिल लटकाया है, उसके लिए आप लोगों को हम लोग समझते हैं कि जन जन तक इसको पहुँचाएंगे। आप सभी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी और अपने उत्तर पूर्वी जिले की तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है, काफी उसमें तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ आप अपनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, एक वीडियो मुझे भी जिस दिन चली होगी शायद उसके 2-3 दिन बाद प्राप्त हुई, तो उसमें जो है एक घटना हुई थी हमारे सीलमपुर जाफराबाद होंडा विधानसभा क्षेत्र में। उसमें एक व्यक्ति जो कुछ दिनों से ही रहने वाला आया था, असलम नाम का व्यक्ति था, जो उत्तर प्रदेश से रहने आया, कुछ दिन किराए पे रहा, और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद 3 बेटियों को, उसमें कुछ एक नाबालिग थी शायद और 2 बालिग थी, उनको किस प्रकार से वो लेके उत्तर प्रदेश चला गया। जब बच्चियां गायब हुई तो लोगों ने कंप्लेंट की और 3-4-5 दिन तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। तो लोगों का आक्रोश था, सब तरफ से फोन आ रहे थे, जिलाध्यक्ष होने के नाते आप क्या मदद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ था। मैं उसमें गया तो उसमें प्रेस मीडिया आई थी कुछ,
और उसमें ये पूछा गया कि क्या क्या है। तो उसमें ये पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर हम पुलिस नहीं करेंगे तो हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतना बड़ा संगठन है कि हम खुद भी ढूंढ कर लेके आ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जो है उसको उस कड़ी को मुस्लिम से जोड़ते हुए कुछ पत्रकारों ने शायद इस तरीके का किया, या लोकल लोगों ने बाइट बनाई, वो भी क्लियर नहीं है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का जो है वो केस दायर करूंगा, क्योंकि इस प्रकार शरीर को खराब करना हो, खासतौर से ऐसे इलाके में जहाँ हिंदू मुस्लिम और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, बड़े वर्षों से रहते हैं, बड़ा प्रेम है हमारा, उसको उस एंगल दिया गया कि वो हिंदू और मुस्लिम में गैप पैदा करे। तो उसमें इस प्रकार कहा गया कि जिहादी शब्द जो है वो उस व्यक्ति के लिए किया गया जो जिहाद के मकसद से जो यहाँ पर आया था, और उसने इस प्रकार की घटना को दिया और उत्तर प्रदेश चला गया। उसने पूछा कि आप योगी जी होते तो क्या करते योगी। तो मैंने कहा जब तक योगी जी एक्टिव है तब तक तो सब क्राइम जो है वो सब कंट्रोल में ही है, अगर नहीं होगा तो हम उनको ठीक करेंगे। और मोदी जी का भय खत्म हुआ है तो वो दिल्ली भाग के आ रहे उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार की 3-4 चीजों का जिक्र उसमें लिया, लेकिन उसमें वो किसी प्रकार से उन लोगों ने, जिन भी लोगों ने किया, वो उसको जोड़ के दिखाया कि मुसलमानों के प्रति ये शब्द, लेकिन वो शब्द उसके प्रति था जो गलत काम करने वाला है। तो मेरी यही जिसे स्पष्टीकरण है इसका कि हम कोई भी गलत व्यक्ति उसके खिलाफ है, उसमें मुस्लिम शब्द नहीं यूज किया गया है, वो गलत लोगों ने उस एंगल को डाइवर्ट करने की वजह से लगाया है। जो लोग इस प्रकार को रखते हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया जाएगा, और उसको कुछ लोग और कैश कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स वाले मेडिकल सिस्टम के लोग हैं जो सच पूछे तो जिनका जीवन हॉस्पिटलों में मरीजों को भेजने का, उनसे कट लेने का सिस्टम होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है, वो लोग उसको और एंगल देना चाह रहे हैं ताकि कि वो छवि को नुकसान पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहेगा, इन वीडियो से कोई हमारा घटना नहीं। आजकल एडिटेड और एआई वीडियोस बहुत चलती है इस प्रकार की। सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जिसको अलग रंग दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था कि पुलिस उसको खोज नहीं पा रही थी और उसमें आक्रोशित था हिंदू समाज, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और वो हनुमान चालीसा का समय था, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट निकला और उसको वैसे बना दिया गया, उसमें से कट एंड उसको कर दिया। प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग करेंगे ऐसे लोगों पर? जी बिल्कुल, अगर उस चीज को मिसयूज किया जाता है उसका, तो उसको प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए हमारी। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी घटना होगी कहीं भी कुछ प्रकार की, उसका कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च करेंगे। क्यों अपने हक की बात नहीं करे? अगर वो पंचायत में है तो संसद में बैठकर नीतियां बनाने का भी अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। 33% की बात, जो रिजर्वेशन की बात है, वो महिलाओं। भाजपा महिला मोर्चा ने साफ कर दिया है कि नारी वंदन बिल अब सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई भी बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों में आधी आबादी विपक्ष को इसका राजनीतिक जवाब देगी? नजर बनी रहेगी।